राजकीय महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे। तो यद्यपि जो ब्रह्मांड है और पृथ्वी का भूगर्भिक क्षेत्र जो है ये मनुष्य की डायरेक्ट पहुंच में नहीं है। It is not directly accessible to human beings. So there are a number of hypotheses and theories laid so as to understand their structure. इसी कारण से कई सारी संकल्पनाएं और सिद्धांतों का वैज्ञानिकों ने प्रतिपादन करके यह प्रयास किया है, चाहे तो ब्रह्मांड के विषय में या भूगर्भिक क्षेत्र के विषय में, क्योंकि मनुष्य की पहुंच में नहीं है तो इन्हें कई संकल्पनाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आज ये जानेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति और आयु के संदर्भ में अनेक संकल्पनाएं और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिन्हें समर्थन के साथ साथ आलोचना भी प्राप्त हुई। सो अ नंबर ऑफ hypotheses and theories were propounded so as to explain the origin of solar system and earth and also about the age of the earth, where many of the theories they were supported, some points were supported whereas some points were put to criticism. उत्पत्ति संबंध में विद्वानों की परिकल्पनाओं में मतैक्य नहीं है। एंड इफ वी गो थ्रू द वेरियस थियरीज propounded by the scholars, their difference of opinion can be very well marked out. ग्रहों की उत्पत्ति में उत्तरदायी तारा संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ number of stars which led to the formation of solar system or earth, these theories can be classified, they can be categorized into two groups. एक अब संकल्पना के विषय में देखते हैं अद्वैतवादी और द्वैतवादी. So let's have a look about the various theories. So they can be categorized into two, that is monistic and dualistic. When we talk about monistic, this means one star was, that is the single parent, was responsible for the formation of various members of the solar system, that is the earth also. Whereas in dualistic, it is the biparental theory. This means that not only a single star but two stars were responsible for the formation of various various members of the solar system. अद्वैतवादी जो ये सिद्धांत हैं, इसमें हमने जाना कि एक तारा ही इसके लिए उत्तरदायी रहा था और इसके लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं इन सिद्धांतों के लिए, वह विकासवादी तथा प्राकृतिक सिद्धांत के नाम से भी पुकारे गए हैं. सो this monistic theory is also given the name of evolutionary theory as well as the natural theory. और द्वैतवादी जो सिद्धांत हैं पृथ्वी और सौरमंडल के संदर्भ में, तो इसके लिए जो दूसरा नाम दिया गया है वह है विध्वंसकारी सिद्धांत, that is the catastrophic, because there was the collision in two stars which led to the formation of solar system and the earth. और यदि हम अद्वैतवादी जो सिद्धांत हैं इनके समर्थक कौन कौन से विद्वान रहे हैं उनका अवलोकन कर लेते हैं. सो द सपोर्टर्स ऑफ द मोनिस्टिक थियरी वर बफन, कांट, लैपलस, रॉस, लॉकियर, हर्शल एटसेट्रा. तो ये थे इनके समर्थक. और विध्वंसकारी के यदि हम देखें कि कौन कौन से समर्थक रहे हैं, द सपोर्टर्स ऑफ द दिस कैटास्ट्रॉफिक थियरीज वर चैम्बरलिन एंड मोल्टन, James Jeans and Jeffrey together, their contribution, and H.N. Russell. So these were the various scholars that supported the two types of theories related to the origin of earth. अब एक बार ये इस चित्र में स्लाइड में हम अवलोकन करते हैं. सर्वप्रथम जो बफन महोदय थे उन्होंने इसका आरंभ किया था. उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में समझाने का प्रयास किया था. तो इनके चित्र का अवलोकन करते हैं कि किस तरह से एक धूमकेतु है, ये गोला जो छोटा सा गोला है ये धूमकेतु है और बड़ा गोला सूर्य है, और किस तरह से ये धूमकेतु सूर्य से टकरा करके विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है, उसके लिए उत्तरदायी रहा. अब बफन की परिकल्पना के विषय में जानते हैं. तो
तो बफन की संघातिक तारा सिद्धांत है. So his theory is related to the, it is in fact the collision hypothesis. तो 1745 में जॉर्ज लॉइस ली क्लार्क कॉन्ट डी बफिन, ये इनका व्यक्ति का नाम है विद्वान का, जिन्होंने 1745 में अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ नेचर में सौर मंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ का विवेचन किया. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन 1745 so as to explain the formation of the earth and the members of the solar system in his book History of Nature. उनके अनुसार ब्रह्मांड में घूमता हुआ धूमकेतु तारा सूर्य से टकराया. तो अकॉर्डिंग टू हिम अ कॉमेट कोलाइडेड विद द सन और परिणाम स्वरूप सूर्य का कुछ पदार्थ बाहर निकल गया तथा कालांतर में ये पदार्थ घनीभूत होने से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और पूरे के पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन दिस कॉमेट this meteor collided with the sun, so some of the part was ejected out of the sun, and with the passage of time this ejected material condensed and gave rise to the planets, satellites, asteroids and all the members of the solar system. अब ये जो इनके द्वारा प्रतिपादित ये जो सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति और सौर मंडल के सदस्यों की उत्पत्ति के विषय में, ये 50 वर्षों तक इसकी मान्यता रही, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें कई सारे दोष देखने को मिले. कई सारे जो मूलभूत नियम थे उनकी दृष्टि से इसमें कई सारी खामियां देखने को मिली. सो अ नंबर ऑफ पॉइंट्स वर क्रिटिसाइज्ड अपॉन ऑन द साइंटिफिक बेसिस. सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म. अब एक दृष्टि हम डालते हैं आलोचना के बिंदु इनके इस सिद्धांत के संदर्भ में कौन कौन से रहे. जब सभी पिंडों की स्थिति सुनिश्चित है तो विशाल धूमकेतु क्यों टकराया? When we know, and it is already been stated that the various members, the various celestial bodies in the universe, they attain their determined and their decided position, then how come this comet, this meteor happened to collide with the sun? फिर दूसरा बिंदु, सूर्य की आकर्षण शक्ति के विपरीत उसका पदार्थ किस प्रक्रिया द्वारा निकला? When we know that all these celestial bodies and especially the stars, as we know about sun, that sun is a star, when it possesses a high gravitational pull, then on what basis, what were the forces that compelled the material to eject out of the sun when this meteor collided? ग्रह क्रम पर आकार भिन्नता की जानकारी का अभाव. अब जैसे हम सौरमंडल पर दृष्टिपात करें तो जो सूर्य से जो आज वर्तमान के 8 ग्रह, यद्यपि विद्वानों ने पूर्व में 9 ग्रहों के बारे में हमेशा प्रकाश डाला है और अभी जो यम है, प्लूटो जो है वो वर्तमान में इसका हिस्सा नहीं माना जाता है, पर किंतु इन सिद्धांतों के अंतर्गत उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये कहा कि जो सूर्य की शक्ति ये है कि आकर्षण शक्ति है. फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि उसमें से पदार्थ बाहर निकलने लगा, कौन सी प्रक्रिया कार्य की? सो व्हाट वाज द फोर्स, व्हाट वाज द फैक्टर दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ द मटेरियल आउट ऑफ द सन व्हेन सन पोजेसेस इट्स ग्रेविटी? फिर ग्रह क्रम पर आकार की भिन्नता की जानकारी नहीं दी. नाउ इफ वी लुक थ्रू द ऑर्बिट्स that on which the various planets revolve around the sun, we'll find that in the beginning there are some small size of planets, then this Saturn and Jupiter, they are quite huge in size. Then again at the edge of the solar system we'll find a smaller number of planets. So what was, he did not lay any emphasis on, he did not explain about this varying size of these planets that revolve around the sun. Either in the beginning there would have been larger size of planets and finally smaller at the outer edge. तो कायदे से तो जैसे ये पदार्थ जो निष्कासित हुआ, जिसके प्रतिफल में जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई, विभिन्न ग्रहों की, तो कायदे से तो बड़े बड़े आकार के जो
ग्रह हैं वो सूर्य के नज़दीक और छोटे छोटे आकार के दूरस्थ वाले ऑर्बिट्स में, दूरस्थ वाली कक्षाओं में होने चाहिए थे। तो इन सब पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने इसके लिए इसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी रहा, ये भिन्नता जो आकार की देखने को मिलती है सूर्य के नज़दीक से, निकट से लेते हुए बाह्य परिधि में विभिन्न ग्रहों के संदर्भ में। तो फिर धूमकेतु तारे का सूर्य की अपेक्षा परिमाण कम होने पर भी उसके द्वारा क्षति पहुंचना असंभव है। एंड मैनी ऑफ द स्कॉलर्स डू नॉट एडमिट दिस फैक्ट, they find it quite fake that how is this that such a smallest sized meteor could ever damage sun। फिर खंडित पदार्थों से गोलाकार जो जितने भी ग्रह हैं उनकी रचना हुई, इस पर भी उन्होंने, बफन महोदय ने, कोई प्रकाश नहीं डाला। ही ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ डिड दिस इजेक्टेड मटीरियल ऑफ द सन दैट टुक द शेप ऑफ द प्लैनेट्स turned round, what was the factor responsible for this was also not explained by Buffon। तो ये हम एक बार इस में चित्र में कांट के द्वारा, अब हम दूसरे विद्वान के अभिव्यक्ति को जानेंगे। बफन के विषय में हमने जाना कि क्या पक्ष थे और क्या आलोचना के बिंदु थे। अब ये दूसरी जो सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, स्वाभाविक है पृथ्वी और सौरमंडल के सारे जितने भी ग्रह हैं और अन्य जो सदस्य हैं उनकी उत्पत्ति के संबंध में। तो ये जो चित्र है ये कांट महोदय के द्वारा किस प्रकार से पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई उसके संबंध में ये चित्र है। तो दिस इज द गैसियस हाइपोथेसिस। तो वास्तव में ये वायव्य, ये गैसीय संकल्पना है। तो ये उस बाईं तरफ ऊपर किस तरह से ये नेब्यूला बना है कि नेब्यूला का मतलब होता है गैसों और मिट्टी से धूल भरा एक बादल। सो it is a cloud of dust and gases. So on the left corner top there is a nebula. Then finally how the various planets, there are a number of rings that are ejected out of this the center part of the nebula. So the dotted lines explain about the rings, and in these rings, these were the orbits of various planets that revolve around the sun, and finally at the right side it is the earth that is shown। तो ये है कांट महोदय की जो उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में हम इस चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। अब कांट महोदय की परिकल्पना के विषय में जानते हैं। तो कांट महोदय जो थे ये जर्मन दार्शनिक थे। ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर एंड द नेम वॉज इमैनुअल कांट, and he propounded this theory in 1755, and his theory is the nebula hypothesis, and the explanation that he gave related to the origin of the earth was in his book A General Theory of Heavens। और उन्होंने ये जनरल थियोरी ऑफ हेवंस नामक पुस्तक में अपने द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल के सदस्यों की उत्पत्ति के विषय में बताने का प्रयास किया, और इन्होंने प्रतिपादन अपने सिद्धांत का 1755 में किया था। साथ ही साथ में इन्होंने जो अपने द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसके अंतर्गत उन्होंने न्यूटन के गुरुत्व के नियम जो कि 1749 में स्थापित किया गया था उसके आधार पर इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है। एंड ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ and the various members of the solar system as on the basis of Newton's law that was laid in 1749। अब इनके द्वारा जो सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं उस पर दृष्टिपात करते हैं। तो इन्होंने जो बताया कि ब्रह्मांड में कई सारे ठंडे, ठोस और गतिहीन आद्य पदार्थ विस्तृत थे। अकॉर्डिंग टू हिम आद्य मीन्स, आद्य का मतलब है बहुत ही प्रारंभिक, दिव्य काल के प्रारंभिक। सो according to him in the universe there were there was primordial matter that was solid, dense and motionless that existed primarily in the universe। कुछ समय बाद गुरुत्व से कणों में टकराव उत्पन्न हुआ, and with the passage of time the gravity developed in these matter of the universe and they started
colliding with each other, and because of this collision the heat was generated. और इनके पारस्परिक टकराव के प्रभाव से ताप का उत्सर्जन हुआ. Because of this temperature, this matter that was solid and that was solid or motionless, it turned finally gradually into liquid and then eventually into gaseous state. तो ये धीरे धीरे इसी ताप के, क्योंकि ये कणों का परस्पर टकराहट हो रही थी जिसके कारण से उसमें ताप का उत्सर्जन हुआ, और इस ताप के प्रतिफल से ये जो पदार्थ था, ठोस था, ये पहले द्रव और धीरे धीरे गैसीय स्वरूप धारण करने लग गया. And finally it gave rise to a moving nebula with moving hot nebula. तो इसके प्रतिफल में एक बहुत ही तप्त निहारिका की उत्पत्ति हुई. निहारिका या नेबुला, जिसकी हमने बोला था कि ये धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल जैसा था. तो ये नेबुला की उत्पत्ति हुई. दिस गेव राइज टू नेबुला, and from the central part of the nebula a number of rings were ejected out. और इसके जब ये हुआ, इसमें निरंतर ये गतिशीलता, this nebula was very hot and continuously rotating. This gave rise to a number of rings, and the number of rings were ejected out. They were thrusted out the central part of the nebula, and the central part of nebula was very thick. जो इस इनके अनुसार बताई गए सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि इस निहारिका का मध्य भाग जो था बहुत मोटा था, उभार लिए हुए था, और क्योंकि इसमें निरंतर गति थी, ताप था, जिसके प्रतिफल में बहुत सारे छल्लों का इसके मध्य भाग से निष्कासन हुआ, वो निकल करके बाहर की तरफ जाने लग गई. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि न्यूटन का इन्होंने ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसके संदर्भ में इन्होंने बताने का, जो केंद्रापसारी बल है, मतलब पृथ्वी किसी भी तथ्य के केंद्र से कुछ टुकड़ों का बाहर निकल करके उसी तथ्य के इर्द गिर्द चारों ओर परिक्रमण करना, ये होता है केंद्रापसारी बल का प्रभाव. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही ट्राइड टू एक्सप्लेन हिज हाइपोथेसिस. तो उन्होंने ये बताया कि जो छल्ले जब निकले तो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेबुला. तो ये जो छल्ले निकले, उन्होंने क्या किया कि वो इस निहारिका के इर्द गिर्द चारों ओर ये छल्ले उसके चारों तरफ परिक्रमण करने लगे, और समय के साथ साथ ये ठंडे होते गए, जिनके प्रतिफल में इनके ठंडे होने से ग्रह, उपग्रह आदि बने. So according to Kant, when these rings that were ejected out of the central part of the nebula with the passage of time, they cooled down and attained the shape of the planets and the satellites. तो ये थी कांट की परिकल्पना, जिसके माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया. इन्होंने दो बातों को शामिल किया है, एक तो गुरुत्व का सिद्धांत और केंद्रापसारी बल का प्रभाव. तो किस तरह से गुरुत्व के प्रभाव से वो एक निहारिका में बदला, ये सारा के सारा जो तथ्य था, ये जो ये जो मैटर था, जो ठोस कण थे ब्रह्मांड में, तो किस तरह से उनमें कोलिजन हुआ, वो नेबुला के आकार में बदला, फिर नेबुला में बहुत ज़्यादा गति हो गई, उसमें ताप हो गया, गैसीय पुंज हो गया, जिसके प्रभाव से धीरे धीरे छल्ले निकलने लग गए, और ये छल्ले दूर दूर जा कर के बिखर गए, और समय के साथ ठंडे होने पर किस तरह से उन्होंने ग्रह उपग्रहों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी बने. तो ये थी कांट की परिकल्पना के विषय में. अब बात करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत में कई सारी खामियां, बहुत सारी कमियां और नकारात्मक पक्ष देखने को मिलते हैं, तो इनके सिद्धांत की आलोचना के भिन्न बिंदु सामने आए. एक तो ये कि कण टकराव परिभ्रमण हेतु अनुचित. उन्होंने जो बताया कि बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन एंड हाउ डिड दिस ऑल ऑफ अ सडन रोटेशन took place among the matter that was scattered in the universe. So this is all very fake. This doesn't seem to be very scientific. So and
तो उन्होंने ये जो बताया कि कण टकराव एंड व्हाट वाज द फैक्टर दैट लेड टू द कोलिजन अमंग दीज मैटर इन द यूनिवर्स। तो ये थोड़ा अनिश्चित लगता है वैज्ञानिक दृष्टि से। फिर निहारिका के आकार वृद्धि से गति वृद्धि होना भ्रामक है। अब अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक्स, गति विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो कोणीय संवेग की सुरक्षा का सिद्धांत, ये जो हमने गति विज्ञान बोला है इसमें एक सिद्धांत है कोणीय संवेग की सुरक्षा का सिद्धांत। इन डायनेमिक्स इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब ये कि यदि गति में वृद्धि होती है, यदि आकार में वृद्धि होती है किसी भी चीज़ की, तो उनके गति में शिथिलता आनी स्वाभाविक है। जबकि कांट महोदय के अनुसार इन्होंने गति में भी वृद्धि बताई और निरंतर आकार में भी वृद्धि बताई, जो कि भ्रामक है। सो दिस इज far to understand that with the increase in speed, the with the increase in size, the speed definitely diminishes. It reduces on the basis of principle of conservation of angular momentum in dynamics। तो जो गतिक विज्ञान है उसके हिसाब से भी इसमें ये इनके द्वारा आकार और गति की वृद्धि दोनों एक साथ होना गलत है। फिर गति वृद्धि केवल बाह्य तत्व से संभव है एंड दिस मोमेंटम, दिस स्पीड that was all of a sudden generated in the matter in the universe is only possible when certain outer matter comes in contact with it। तो यदि सूर्य निहारिका का, और एक बिंदु ये कि यदि सूर्य निहारिका का अपशिष्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन दिस नेबुला ओरिजिनेटेड a number of rings were upthrusted, they were ejected out the center, giving rise to the various planets and satellites, and the residual part of the nebula was remained as a sun according to Kant। तो कांट महोदय के अनुसार निहारिका का जो अवशिष्ट भाग था केंद्र में, वह सूर्य था। तो इनकी जो परिकल्पना है इसमें यदि सूर्य निहारिका का अपशिष्ट है, बचा कुचा भाग है, तो वर्तमान में सूर्य से ग्रह उपग्रह बनने के प्रमाण क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। इफ दिस सन इज द रेजिड्यू, इज द रेमेनेंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेबुला इन द सेंटर, देन व्हाई आफ्टर दिस इंसिडेंस अ नंबर ऑफ planets and satellites could it be marked out after this period? It could again, it would have definitely given rise to a number of planets and satellites after the formation of solar system also। तो कांट की परिकल्पना ने वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में निहारिका का विचार उपजाया। तो यद्यपि उनके द्वारा हमने जो उनकी ये निहारिका नेबुला हाइपोथेसिस जो है इसके विषय में जाना, हालांकि इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमने आलोचना के अंतर्गत जाना, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि इनकी परिकल्पना से वैज्ञानिकों के मन में निहारिका का विचार आया, which is somewhat scientific। So he gave an idea about the origin of, about the existence of nebula। This was the only very positive aspect of the theory propounded by Immanuel Kant। अब अगले अध्याय में हम अन्य विद्वानों जिन्होंने अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, उसके विषय में जानेंगे।